Dear students, very good afternoon to all of you. So today I am going to discuss about the very new and recent and advanced topic that is called hydroponics. And it is also called as vertical farming or urban farming. So जब भी हम बात करते हैं एक्चुअली ये जो वर्टिकल फार्मिंग या अर्बन फार्मिंग या हाइड्रोपोनिक्स, तो ये होता क्या है, ये आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे। और ये बहुत आज के टाइम में कहें हम लोग कि ये एक ना ज़बरदस्त टॉपिक बनता जा रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये कोई बहुत नए टेक्निक है, ये है बहुत पुराना, बट नाउ इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। सो इसको ना हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अगर मेरे भाषा में कहें तो इसको सूट बूट वाली खेती भी कह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एग्रीकल्चर से तो आप खेती से समझते आ रहे थे कि मिट्टी में जो है हम बीज डालते हैं, फसल उगाते हैं और उसके बाद जो है सो चाहे वो सब्जी हो, फल हो, जो भी बना वो हम खाते आ रहे थे। तो ये जो वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया या हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते, ये क्या है एक्चुअली। तो जब भी आप हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हो ना, तो ये क्या है कि सॉइललेस फार्मिंग है, यानी कि पानी में खेती है, मिट्टी की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है। इसीलिए हम इससे ना आज आने वाले वक्त का फ्यूचर भी बता रहे हैं कि इट इज़ ए फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये सूट बूट वाली खेती है, यानी कि पहले वो जो आप किसानी करते थे वो उसकी ज़रूरत नहीं है, आराम से कोट पैंट पहन करके आए और उसके बाद खेती करें। सो जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि पिक्चर भी जो बड़े खूबसूरत खूबसूरत से अच्छे से लगे हुए हैं कि कितने स्मार्टली हम लोग आज के डेट में खेती कर सकते हैं। और उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आज मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है, बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स कहते किसको हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड विल सी एंड आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल। और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरत है आज के डेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ऑलरेडी खेती हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात तो है नहीं, फिर आखिर हम लोग हाइड्रोपोनिक्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक डाटा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सो थ्रू दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी द नीड ऑफ द टाइम। बिकॉज जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हेन इट वाज इन 1950 the arable land is 50 to 100 5200 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। लेकिन यही चीज़ अब जब आप 2050 में बात करेंगे 2050 में, इट इज़ गोइंग टू बी 1700 मीटर स्क्वायर ओनली पर पर्सन ग्लोबली। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एरेबल लैंड जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। वाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रोड की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ये क्या हो रहा है कि हर दिन जो है हम एरेबल लैंड को ख़त्म करते जा रहे हैं और उसे कमर्शियल करते चले जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, पॉपुलेशन की जस्ट अगर आप बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें दिखाया गया, एरेबल लैंड और पॉपुलेशन। तो जब 1950 में इट वाज ओनली 2.5 बिलियन और आज जो है जब 2050 की बात करोगे आप तो इट इज़ गोइंग टू बी द 9.8 बिलियन। और आपका एरेबल लैंड घटता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, खाना कहाँ से आएगा। तो इसके लिए जो है आपको कोई ना कोई एक अल्टरनेट फार्मिंग के बारे में सोचना ही होगा और यू हैव टू मूव, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फूड क्राइसिस इन कमिंग और नियर फ्यूचर। सो इसी के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट्स वाई वी हैव टू मूव और वी हैव टू थिंक फॉर द अनदर काइंड ऑफ द फार्मिंग एंड वन ऑफ देम इज हाइड्रोपोनिक एंड हाइड्रोपोनिक इज गोइंग टू बी द फ्यूचर of agriculture. So next, not only the arable land is the problem, वो तो घट ही घट रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो या फिर आपके जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं या फिर हाईवेज बन रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ आल्सो ए वेरी डेंजरस
फॉर द एग्रीकल्चर सिस्टम्स। जैसा कि हम बार बार बात करते रहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज क्या करने जा रहा है कि आपके ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको ये इफ़ेक्ट करेगा आने वाले वक्त में, और अभी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग आपको ज़्यादा दिन भी नहीं, 2030 होते होते तक भी बहुत सारे मेजर क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन है और ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा और प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए भी आपको ये सोचना होगा कि कोई ना कोई एक अल्टरनेट फार्मिंग सिस्टम हमें करना होगा। और जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि मेज़ के केस में 12% और डिक्रीज होने के उम्मीदें और 90% जो है वो प्राइस इसके बढ़ेंगे। राइस के केस में 23% एंड द प्राइस इज गोइंग टू बी 89% इन्हांसमेंट। फॉर द wheat it is approx 13% is going to be decline in growth rate और 75% जो है इसके दाम बढ़ेंगे। अदर क्रॉप्स के बारे में भी वही है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम नहीं अभी भी संभलेंगे तो आने वाला वक्त जो है फिर से वही हमारा भुखमरी की तरफ हम मूव करेंगे। तो इस तरीके की वजह जो है वो हमें अल्टरनेट फार्मिंग के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। इसलिए जो है सो सूट बूट वाली खेती की तरफ हमें आना होगा। और जो ये सूट बूट वाली खेती है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी एडवांटेजेस है जो कि मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है एग्रीकल्चर 4G। ठीक है, ये क्या चीज़ है एग्रीकल्चर 4G? जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल में तो आप यूज़ कर रहे होगे 3G 4G 5G के बारे में खूब सुना आपने, खूब मेहनत करके सिम भी लिया होगा 3G 4G, और आज तो 5G भी हम लोग पहुँच गए हैं। अदर कंट्रीज़ में अलग अलग जी भी हैं, ठीक है, चाहे वो 6 और 7G भी। तो एग्रीकल्चर के केस में ये क्या है 4G आखिर? तो जैसा कि पता है कि हम शुरुआत में मोबाइल के केस में भी वही था, छोटे से बड़े से बढ़ते गए और उसके बाद जनरेशन चेंज होता गया। तो आपको खेती में भी, एग्रीकल्चर सिस्टम में भी आपको चेंजेस लाने होंगे। जैसा कि शुरुआत में मैकेनाइजेशन था, वाटर पावर सिस्टम, स्टीम पावर, ये सारी चीज़ें थे और उससे जो है सो हम लोग यूज़ कर रहे थे। आगे चल करके मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी आ गए, ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन हुआ। थर्ड जनरेशन आज का जो वक्त है कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, तो वहाँ पे भी आपको अब क्या है हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग, ये चीज़ें अब करना होगा आपको। और फोर्थ जनरेशन आते आते तो रोबोटिक सिस्टम आ जाएगा, साइबर फिजिकल और सिस्टम्स, दे विल ग्रो द प्लांट फॉर यू। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से जो है ये खेती का भी तरीका और वे ऑफ पैटर्न जो है सो समय के साथ चेंज होता जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा और पहले भी सुना होगा कि पहले बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ थे, वो डिफ़िकल्टीज़ को हमने ओवरकम किया, नेक्स्ट स्टेज में आए, फिर आज धीरे धीरे हम इवन तो इस स्टेज पे आ गए हैं कि बिना मिट्टी के भी खेती किया जा सकता है। और आने वाले वक्त में तो इवन दो जो है सो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हो, एक बिल्कुल हैंडसम स्मार्ट सा बंदा जो है वो सूट बूट पहन करके और वो खेती कर रहा है। तो ये होगा और ये वक्त का डिमांड है, इसीलिए मैं इसे बार बार सूट और बूट की खेती बोलता हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोपोनिक्स के। जैसा कि मैंने बताया कि इसे हम लोग सॉइललेस फार्मिंग भी कहते हैं, मीन्स बिना मिट्टी के फार्मिंग। सो मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, ग्रोथ है इसमें, फास्ट ग्रोथ, लेस डिजीज़, लेस पेस्टिसाइड्स। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल एग्रीकल्चर सिस्टम में जो आज के डेट में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो क्या है, पेस्टिसाइड्स का। किसान क्या कर रहे हैं, फार्मर्स दे आर स्प्रेइंग इट इन देयर, यू कैन नॉट से, मीन्स जितना ज़रूरत से ज़्यादा वो स्प्रे कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, खेती जो है सो कई बार जो है सो कंटामिनेटेड वाटर से कर रहे हैं, जो सीवेज वाले वाटर हैं या फिर किसी नदी नाले के पानी से खेती कर दी जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जैसे हैवी मेटल्स नोइंगली प्लांट्स में पहुंचते हैं, ग्रेन्स में पहुंचते हैं, वो फिर जो है वो इंसानों के पास चले आते हैं और इस तरीके से वो साइकिल बनाते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि ह्यूमन सिस्टम जो है, एनिमल सिस्टम, ये सारे जो है वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती है इंसानों में, नर्व्स के प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि ये जो आप सही तरीके से खेती न करने की वजह से हो रहे हैं, और वो सारे प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व हो जाएगा
हाइड्रोपोनिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सो बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा पानी यूज़ किया जाए, पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत महंगा होगा, है ना, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है तरीका, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट आल्सो, एफोर्डेबल है, इसे भी हम ग्रो कर सकते हैं घर में भी, और इसकी जो है सो प्रॉपर तरीके से हम खेती भी कर सकते हैं। सो इट इज़ एफोर्डेबल, हायर यील्ड है, बहुत अच्छे, जो एज़ कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोपोनिक्स के जो थ्रू जो प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, दे आर मच मोर प्रोड्यूस मोर यील्ड्स, वाटर सेविंग है, इवन दो इट इज़ ए टोटली वाटर बेस्ड कल्चर, फिर भी जो है अगर आप बात करें उस एग्रीकल्चर सिस्टम से, तो उससे यहाँ पे पानी कम यूज़ होता है। सो दैट्स वाई वी आर से इट इज़ ए चॉइस, और इट इज़ ए अल्टरनेट फॉर द प्रेजेंट टाइम एग्रीकल्चर सिस्टम्स। सो हाइड्रोपोनिक्स को जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ आर्ट है, एक साइंस है ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बट इन वाटर इनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स। सो हाइड्रोपोनिक्स ग्रीक के दो वर्ड से बने हुए हैं, दैट इज हाइड्रो मीनिंग्स वाटर, जैसा कि आपको पता है, पोनिक्स मीन लेबर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हाइड्रोपोनिक्स का, ये ऐसा नहीं है कोई नया है, ये बहुत पुराने ज़माने से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ही है। कुछ प्लांट्स को लोग ग्रो करते थे, जैसे कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबीलोन एंड द फ्लोटिंग गार्डन्स ऑफ चाइना। तो ये प्रैक्टिस में ऑलरेडी था पहले के ज़माने में, वक्त में, और इस चीज़ को क्या किया गया कि नए तरीके से सोच करके इसको लाया गया, ठीक है। सो साइंटिस्ट स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विदाउट सॉइल गार्डनिंग अराउंड 1950। अब उस चीज़ को ही वहाँ से आइडिया ले करके कि अगर जो है सो फ्लोटिंग गार्डन है चाइना में, या गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये 1950 से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो है सो ये देखने को मिला कि बहुत सारे कंट्री जो हैं, लगभग हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वो हाइड्रोपोनिक्स की तरफ खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अमेजिंग उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो जब ये बात करते, जैसा कि आपको पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि बड़े अच्छे से आराम से ये प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके सेटअप्स के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि हाइड्रोपोनिक्स को कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सो जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स की सॉइललेस फार्मिंग, तो इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिक सबका एक है, दैट इज द ओनली वन वे। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेटअप्स वी यूज टू कॉल इट एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। सो जैसे कि वीक वाटर सिस्टम है, वाटर कल्चर, EBB एंड फ्लो, फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम, ड्रिप रिकवरी, NFT न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, और एरोपोनिक्स। तो यहाँ पे ना कई डिफरेंट टाइप ऑफ दी हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स, जैसा कि मैंने बताया कि होते हैं। तो इसमें बेसिक क्या है कि ग्रो, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि प्लांट्स है, ग्रो ट्रे है, ठीक है, कंटेनर दैट होल्ड्स प्लांट्स, ठीक है, उसमें रिजर्वायर होता है नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे कि जिसमें इस तरीके से बना हुआ होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे आप कि नीचे की तरफ एक रिजर्वायर होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो हम रखते हैं। फिर ग्रो लाइट्स और सनलाइट, आपको दोनों पर ऑप्शन है कि इस सेटअप को चाहे तो आप सनलाइट में रखें, ठीक है, लेकिन ये गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट इन विंटर और वेकेशन सिस्टम में आप बाहर में भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है एक रूम के अंदर जो है वो सनलाइट मीन्स लाइट के अंदर भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रोइंग मीडियम, इसका न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स, किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सारे चीज़ आपको सप्लाई करने होते हैं। साथ ही साथ एक एयर पंप देते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहे प्लांट के रूट को। आपको पता है कि प्लांट के रूट को क्या ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इट इज़ ए मिक्स ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ों को जो कुछ हम मिट्टी में होता है और मिट्टी में देते हैं, वो सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम एक आर्टिफिशियली सेटअप कर रहे हैं, और उसके बाद जो है सो प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है,
अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसमें एक बहुत अच्छा सबसे जो माना जाता है वो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स, एनएफटी सिस्टम। एनएफटी सिस्टम में क्या होता है कि जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होगे कि ये मीन्स एक पाइप लगे हुए हैं, कई पाइप, ठीक है। ये पाइप आपको दोनों तरीके के हो सकते हैं, चाहे तो आप चौकोर ले, अदरवाइज राउंड वाले भी ले सकते हैं आप। और उसमें क्या करते हैं कि पाइप के बीच ना कट कर देते हैं, जितना आप साइज़ का चाहें, 3 फीट 4 फीट एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा भी आप चाहो आप ले सकते हो। एक स्टैंड लेते हैं, एक स्टैंड पे क्या करते हैं उन पाइप को हम सेटअप लगा देते हैं और उसमें सभी पाइप को आपस में सीरीज की तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उस पाइप में छोटे छोटे जो आप पॉट्स लेकर के प्लांट्स के, और उसके बाद प्लांट्स को आपको क्या करना है कि बाहर जर्मिनेट करने के बाद उन पॉट्स में डाल करके विथ हेल्प ऑफ दी आप ये यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर फोम और कुछ स्टोन्स, और उनके हेल्प से फिर क्या करते हैं हम उस प्लांट्स को जो जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन ग्रीन, उस होल में हम रख देते हैं। और फिर उसमें हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रिएंट्स का लिए एक बड़ा सा बकेट लेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे विथ वाटर्स, और वहाँ पर एक पंप सिस्टम लगा देंगे, जो कि वो पंप क्या करेगा कि आपके वो जो बड़े बड़े पाइप हैं उनमें वो वाटर को पहुंचाता रहेगा अलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट। और वो जब वाटर क्या करता रहेगा कि हर एक पाइप में मूव करता रहेगा, बिकॉज आप हर एक पाइप को क्या किया आपने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब वो वाटर मूव करता रहेगा, प्लांट वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा, फिर वो वापस उसी टैंक में पानी चला आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रिएंट और वाटर जा रहा है फिर वो वापस आ जा रहा है, और प्लांट को जितना ज़रूरत है वो लेता रहेगा। सो बेसिकली यही होता रहता है इसके अंदर, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैलो स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसमें कि सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स से प्लांट को ग्रो करने के लिए वो रिसर्कुलेट हो रहा है, बार 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 वो जा रहा है और आ रहा है थ्रू दी पंप। ये एनएफटी सिस्टम, जिसको कि हम लोग न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक्स कहते हैं, इस सिस्टम में इस तरीके से प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, डीप वाटर कल्चर्स, DWC। इसमें क्या करते हैं कि जो आपने वहाँ पे देखा एनएफटी में कि एक पाइप ले रखा था आपने, नाउ यू कैन यूज ए बकेट, ओके, और पॉट जो कि बंद हो, और उसमें क्या करेंगे हम कि बकेट के अंदर ऊपर में जो है सो एक कंटेनर जो ढक्कन होगा वो हार्ड होगा किसी भी चीज़ का, और उसको हम लोग कट कर देंगे राउंड राउंड, ओके। और उस राउंड पे कट करने के बाद फिर वही जैसा कि हमने एनएफटी में किया था कि सीड को जर्मिनेट करेंगे, और उसके बाद जो पॉट होगा छोटे से नेट पॉट, ठीक है, वो पॉट कटे हुए होंगे, उसके अंदर क्या करेंगे कि विथ हेल्प ऑफ दिस सिम, जैसा एनएफटी सिस्टम में करते आ रहे थे कि आप एयर स्टोन और क्या बोलते हैं दैट इज़ योर फोम, उसी में सीडलिंग को जो है लगा करके फिर यहाँ पे आप अलग अलग एक ही बकेट में आप लगा सकते हो, 2 4 5 पौधे, जितना भी साइज आपका है वो बकेट का, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बकेट में आप कर रहे हो, और वहाँ पे क्या कर रहे थे, पाइप ले रहे थे जिसमें कि अलग अलग 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने क्या किया था, छोटे छोटे होल बना रखे थे। तो यानी कि वहाँ पे आप एक पाइप में करीब करीब 10-12 प्लांट लगा रहे थे, और वो आपस में वो पाइप क्या थे, कनेक्टेड थे। तो वहाँ पे रिसर्कुलेशन हो रहा था वाटर का, यहाँ पे रिसर्कुलेशन नहीं होता है। इस टेक्निक को हम लोग डीप वाटर कल्चर टेक्निक कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज डीप वाटर कल्चर बकेट, also basically it is a deep water culture techniques. So this is the another. तो ये जो deep water culture है ये बड़े plants के लिए it is a very good, okay. better water temperature control, home hydroponics, घर में आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे 2-4 बकेट आप ले लो, और उसके बाद जो है खूब अच्छे से आप जो किचन गार्डन की तरह आप बना ले घर में और यूज़ करें। कोई बाहर के आपको मीन्स कंटामिनेटेड सब्जियाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी इजीली यू कैन ग्रो दी स्पाइनेच, वेरी इजीली यू कैन ग्रो टोमेटो। आप जो है छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं। आप यू सेज दिस लीफी वेजिटेबल्स। सो ये दिस
डीप वाटर कल्चर्स। यहाँ पे क्या है, डीप वाटर कल्चर्स में एक प्रॉब्लम क्या है कि इस वाटर को ना आपको मीन्स रिन्यू करना पड़ेगा हर तीसरे और चौथे दिन। क्यों? क्योंकि अगर उस वाटर को ही छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होगा कि वहाँ पे आल्गल ग्रोथ होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डीप वाटर कल्चर। और वो एनएफटी सिस्टम में क्या होता है, वो रिसर्कुलेट कर रहा है, बार बार पानी आ रहा है और जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी स्टेगनेंट है, एक जगह पे ठहरा हुआ है। सो इसलिए आपको ये डिस्कार्ड करके फिर दूसरा वाटर यूज करना पड़ेगा और उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज द अनदर टेक्निक्स। फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम्स, इसमें भी क्या करते हैं हम कि रिजर्वायर जो होता है, जो टैंकी है, ठीक है, और उसमें क्या है हम न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और उसके बाद इसमें क्या करते हैं कि जो पंप के थ्रू, जैसा कि एनएफटी में भी कर रहे थे, सो पंप के थ्रू क्या करते हैं हम ऊपर में जो लगे हुए ट्रे में, ग्रोइंग ट्रे में प्लांट्स, उनको हम फ्लडिंग सिस्टम यानी कि हाई स्पीड में पानी देते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर देते हैं, लाइक दैट। कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे, जस्ट फ्लड सिस्टम यानी कि रुक रुक करके देते रहते हैं। सो सेम थिंग, वाटर इज सब नॉट सप्लाइड कंटिन्यूसली हियर। नेक्स्ट वन जो आता है वो एरो एक्वापोनिक्स है। तो आपने 3-4 तरीके के देखे, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं और इनमें ना बहुत सारे आज के डेट में मॉडिफाई कर करके लोगों ने बना रखे हैं। सो अनदर वन इज द एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स क्या है, ये शायद आपको सुना हुआ भी लग रहा होगा। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक्वा कल्चर और हाइड्रोपोनिक्स। यानी कि आप चूँकि पानी का यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्यों ना मछली ग्रो कर ले यहाँ पे, है ना। तो लोगों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्टों ने, और उसके बाद जो है सो आज के डेट में ये भी बहुत सक्सेस है। आप जैसा देख पा रहे हो कितना खूबसूरत सा एक डायग्राम मैंने लगाया है कि बड़े मॉल वगैरह में भी या बड़े से बिल्डिंग्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में भी इसे इजीली ग्रो किया जा सकता है। यानी कि ऊपर में प्लांट ग्रो कर रहा है और नीचे में जैसे मछलियाँ आराम से तैर रही हैं। सो दिस इज आल्सो पॉसिबल एक्वापोनिक सिस्टम में। सो ये क्या है बेसिकली कि एक्वाकल्चर्स और हाइड्रोपोनिक्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। और जहाँ पे न्यूट्रिएंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कंसर्न लोग हैं वहाँ पर तो ये बहुत अच्छा है ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम से। और इसमें जो 70% ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो टेकन बाय द फिश एंड प्लांट्स इन मोस्ट एक्वापोनिक सिस्टम्स। सो जो प्लांट्स के पास होगा, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जाता रहेगा हाइड्रोपोनिक की वजह से, और उसके बाद जो भी वहाँ से एक्सक्रीट होंगे वो जैसे माइक्रोब्स उनको कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसे क्या करेगा, नीचे में जो फिश है वो यूज़ करते रहेंगे। सो एट ए टाइम 2 तरीके की खेती हो रही है आपको, प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और उसी पानी में आपके क्या हो रहे हैं कि फिश भी है। तो दिस इज आल्सो मोस्ट रिसेंट और एडवांस टेक्निक्स साइंटिस्ट दे आर फॉलोइंग, और इस चीज़ को हम लोग बाहर भी ला सकते हैं और हम इसे बहुत ईजिली, ये सिर्फ लैब में करने वाली चीज़ नहीं है बल्कि यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम आल्सो। और ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूट बूट वाली खेती है, तो इसे बड़े बड़े आज के डेट में मॉल्स में, कहीं भी विजिटिंग प्लेस में या टूरिस्ट प्लेस में आप इसको अच्छे से डेकोरेट करके भी एक दिखाने के लिए, वहाँ पे भी जो लोग आते हैं उनको भी प्लांट्स मीन्स आप हरी सब्जियाँ बेच सकते हैं, फल बेच सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बेच सकते हैं। एंड यहाँ पे कस्टमर की भी सेटिस्फैक्शन है कि जस्ट आपके सामने ही ये फल तोड़ा गया है, ये सब्जियाँ दी गई है आपको। सो दिस इज़ द वाई मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर मच मूविंग अहेड टुवर्ड्स द हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। सो ये चीज़ें मैं आपको बताया है कि हाइड्रोपोनिक्स होते क्या हैं और किस तरीके से हम लोग हाइड्रोपोनिक सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं अपने लैब में भी जो है वो डीप वाटर कल्चर करता हूँ और एनएफटी सिस्टम भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं और वो भी जल्दी उस चीज़ को रन करेंगे। सो डीप कल्चर इज़ आल्सो वेरी बेस्ट टेक्निक, और साथ ही साथ जो है एनएफटी सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप ट्राई भी कर सकते हैं घर पे भी और देख सकते हैं कि कैसे ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम काम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोपोनिक्स। सो अगर आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।